जिस तरीके से म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी में कहीं न कहीं इन्वेस्टर सोचते हैं कि यहाँ पर इन्हें प्रॉफ़िट अच्छा मिलता है। जी, लेकिन कहते हैं कि जितना अच्छा प्रॉफ़िट कहीं न कहीं थोड़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है जी। क्योंकि टैक्स वग़ैरह भी कट जाता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? तो किस तरीके से कहीं न कहीं उनको बाकी जगह भी अपनी चीज़ें रखनी चाहिए कि उनको इससे बेनिफिट मिल सके? मैम देखिए टैक्स तो आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगी। अब एग्जांपल लेते हैं, आप पीएफ है, पीपीएफ है, ये तो टैक्स फ्री है इंडिया में। अगर आप म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, जितने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, 1 साल के बाद 1.25 लाख के प्रॉफिट तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर 12.5% टैक्स है। अगर आप यही एफडी लेते हैं, तो वो आपके स्लैब में ऐड हो जाता है। आप 30% में आते हैं तो 30% टैक्स देंगे, 20 में आते हैं तो 20 देंगे, जो भी आपका स्लैब होगा। तो टैक्स तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में लगते ही लगते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि टैक्स लग रहा है, वो नुकसान हो रहा है। आप ये सोचिए कि रिटर्न, लेट्स से आपकी रिटर्न आई 1% आई, लेट्स से 10 आई, तो आप सोचिए कि मेरे को 9% मिल रहा है, 10% आपका टैक्स में चला गया, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आपको टैक्स को छोड़ के ये देखना है कि आपका जो गोल है और जितना पैसा आपको चाहिए, लेट्स से आपको 10 साल बाद 5 करोड़ चाहिए या 1 करोड़ चाहिए, तो क्या वो आपको मिल रहा है टैक्स काटने के बाद? वो ज़रूरी है। तो हमारा फोकस वहाँ रहता है। तो टैक्स तो मैडम जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो तो हमें पे करने ही करने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको उसको छोड़ के मेन फोकस करना है कि आपके जो टैक्स के बाद आपको उतना पैसा मिलना चाहिए। मतलब आपका गोल ऐसा बनाना चाहिए कि वो टैक्स काटने के बाद आपको उतना पैसा मिले। समटाइम्स लोग क्या करते हैं कि जिसने 1 सीआर का गोल बनाया 10 साल के बाद, तो वो कैलकुलेट नहीं करता कि लेट्स से इसमें से मान लेते हैं मेरा टैक्स एग्जाम्पल के लिए 10 लाख रुपए टैक्स लग जाएगा, तो वो मुझे 90 ही मिलेगा। तो उसको गोल इस तरह से बनाना चाहिए कि वो टैक्स काट के उसको 1 करोड़ मिले, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो वो भी हमें फोकस करना पड़ता है शुरू में ही, जब हम गोल बनाते हैं, जो भी बनाएगा या आप अपने गोल बनाएं, तो आपको फोकस ये करना है कि टैक्स काट के मुझे इतना पैसा हाथ में आना चाहिए। मतलब उस माइंडसेट के साथ उन्हें उस माइंड चलना के चाहिए। साथ करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। आप आज के हिसाब से कर सकते हैं, हो सकता है टैक्स आगे कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, आज के हिसाब से हम उसको एक बना सकते हैं कि आज के हिसाब से हमें इतना पैसा लगाना चाहिए। धीरज जी, इन्वेस्टर के लिए ना कहीं अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करना ज़रूरी हो जी। जाता है और हर साल उसे क्या चेंजेस करने चाहिए कि इस चीज़ को लेकर उसे फोकस रहना चाहिए? मैम देखिए, पोर्टफोलियो रिव्यू हर साल हर एक को करना चाहिए। हम तो करते हैं क्लाइंट्स का। आप अगर आप खुद इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी करना चाहिए। उसका रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होती है। मान लेते हैं आपकी जॉब आपने चेंज की, आपकी सैलरी बढ़ गई, तो आप ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। दूसरा, कोई फंड आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो सेम वही कि आपको पहले देखना है कि फंड मैनेजर तो नहीं चेंज हुआ है या कंपनी ने कोई स्ट्रैटेजी चेंज तो नहीं की है, फंड क्यों हमारा आज रेड जोन में है जैसे आपने बोला, या नहीं परफॉर्म कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि समटाइम्स आपके जोखिम भी चेंज हो जाते हैं, आप रिस्क कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है। जैसे आपकी एज बढ़ी, मान लेते हैं कोई 30 साल का आदमी है, वो 40 का हो गया है या 45 का हो गया, वो रिस्क थोड़ा कम करना चाहता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए हमें पोर्टफोलियो हर साल रिव्यू करने चाहिए। पोर्टफोलियो रिव्यू का ये मतलब नहीं है कि हमें फंड बदलना ज़रूरी है। फंड बदलना ज़रूरी नहीं रहता है अनटिल अनलेस कि कोई बहुत इमरजेंसी है, या ऐसा है कि फंड बहुत कंसिस्टेंटली पर अंडर परफॉर्म कर रहा है, या आप कोई आपका कोई गोल अचीव हो गया है तो आप उसको बंद कर रहे हो, वो अलग चीज़ें रहती हैं। तो मेन पर्पस ये होता है कि जो हमारे लाइफ में चेंजेस हुए हैं, हम उसको उसके अंदर पोर्टफोलियो चेक करके उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे सैलरी बढ़ी तो हम अपना एसआईपी बढ़ा सकते हैं, है ना? किसी की ऐसा भी रिवर्स भी होता है कि किसी का जॉब चला गया है तो वो अमाउंट कम करना चाहता है, वो भी रिव्यू कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें रिव्यू हो जाती हैं। हम्म, एक आखिरी सवाल मैं जी, दोबारा आप पे जोर दूंगी जी। कि एक बार हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं कि ठीक है, अगर वो कोई फंड का चुनाव करना चाहते हैं तो किस किस तरीके से वो कर सकते हैं मैम देखिए या फिर कौन सा बेस्ट उनके लिए हो सकता है? देखिए मैम, वही शुरू में जैसे आपने पूछा, बेस्ट फंड वही है जो आपके गोल्स को पूरा कर सके और जो आपके रिस्क के हिसाब से सूटेबल हो। कुछ नाम बता पहली चीज़, सकेंगे? मैम फंड के नाम तो आपको पता है अलाउड नहीं है ऐसे बोलना। दूसरी चीज़ रहती है कि अगर आपको नॉलेज है और आपके पास टाइम है, आप खुद कर सकते हैं, आप ज़रूर कीजिए। लेकिन मेरी हर एक से रिक्वेस्ट रहती है कि कोशिश करिए कि किसी सलाहकार से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से ज़रूर सलाह लें, जिससे कि आपको और अच्छे से आपको वो सलाह देके आपके जो गोल्स हैं उसको अच्छे से अलाइन कर सके। तो मैडम सिंपल है, आप अच्छे से फोकस करें। दो ही चीज़ें रहती हैं म्यूचुअल फंड्स में, कंसिस्टेंसी और आपका जो है फोकस। मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है और फोकस रहना है कि बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, वॉर हो रही है या कोई ट्रेड वॉर हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको फोकस रहना है कि मेरा 10 साल बाद गोल है तो वो कैसे अचीव होगा। क्या जो मैंने रिस्क लेना था उससे ज़्यादा रिस्क लिया है या उससे कम रिस्क लिया है,
या अगर आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम आती है, किसी सलाहकार से सलाह लेके उसको अच्छे से मैनेज करें और उसमें कंसिस्टेंट रहें। तो बने रहना मैडम यहाँ ज़रूरी है, बने रहेंगे तो आपका पैसा बनेगा। और अगर आप डर जाएँगे, एसआईपी बंद कर देंगे, पैसा निकाल लेंगे तो फिर नुकसान ही होना है अल्टीमेटली।